शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यहाँ पर लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का। I have a few videos lined up which shall be going up on my account. पहले लोग डर रहे थे मुझसे कि ये हुआ क्या है, फिर जब उन्होंने कैमरा दिखा समझ में आएगा अच्छा यार ये कुछ शूटिंग हो रही है। जब आप अच्छा पढ़ाते हैं इसका मतलब आप अच्छा सीखते हैं। लाल है भाई, लाल है, पूरी गड्डी लाल है। नहीं, मखसूस जगह पे जाके चश्मा उतार लेते फिर ऐसे ऐसे कर रहे तो फिर वापस ये है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है। मैं नई सुबह के साथ मैं हूं फहीम खान और मेरे साथ हैं सहरिश जुहेब, जो कि आशूब चिश्म का शिकार हुई और उसके बाद चश्मा लगा के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अगर आप कराची की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको बेशतर अफराद इसी तरह के काले चश्मे में दिखाई देंगे। और एक मिथ भी है कि अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन है या फिर आप आशूब चिश्म का शिकार हैं और कोई दूसरा आपकी आंखों में देखे तो वो भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, जो कि एक मिथ है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो उतार दें चश्मा। एक मिनट, ये जो चश्मा मैंने लगाया हुआ है मैं इसकी हकीकत तो बता दूं कि इसकी वजह क्या है। क्या? इसकी वजह ये है कि जब आप बाहर से अंदर आए या फिर अंदर से बाहर जाएं तो चश्मा लगा के जाएं। इन्फेक्टेड आईज में जब सन रेज जाएंगी तो वो मुतासर कर सकती हैं आपकी आंखों को, तो लिहाजा उनसे बचना है। तो मैं अब जैसा कि अंदर आ चुकी हूँ तो ये चश्मा मैंने उतार दिया। वेरी गुड, आप भी उतार दीजिए। बेहतरीन बात है, जबरदस्त। मैं अभी आपको जो है वो ऑफर करने वाला था कि जी ये दो टाके यहाँ पर अगर वेल्ड के हो जाते हैं तो बड़े कमाल हो जाता, लेकिन ऐसा होता है जो लोग आजकल जवाब आपको आगे मिलेगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कोट ऑफ द डे की जानिब जो है अब रुके ना, मेरी बात भी तो सुने। अब कोट ऑफ द डे आ गया ना। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल का ये कलाम आज कौमी टीम के लिए पूरी कौम का पैगाम है, क्योंकि आज कौमी टीम एशिया कप में अपना सबसे अहम मैच खेलने के लिए जा रही है श्रीलंका के खिलाफ। यह मैच हमें ऐसे वक्त में खेलना पड़ रहा है जब हमारी आधी टीम अनफिट हो चुकी है और फिटनेस के मसाइल से दो चार है। ऐसे में आज का मुकाबला मुश्किल जरूर है, लेकिन यकीन जानो तुम सुर्खरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ, तुम जीतो यारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। हमने पहले से ही तैयार कर लिया है इंडियंस। ये गाना आपको फहीम का पसंद आया नहीं आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। जरूरी है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सदर आरिफ अलवी के इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख निगरां वज़ीर आज़म ने जनवरी को इलेक्शंस के लिए मौजू करार दे दिया, लेकिन हतमी तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है और वही तारीख देगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें एक ही दौराहे पर। आज का मैच जो टीम जीतेगी वही एशिया कप के फाइनल में जाएगी। कौमी टीम 5 तब्दीलियों के साथ मैदान में आएगी। बारिश के आड़े आने की सूरत में भी कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। लाड़काना के उस्ताद का पढ़ाने का अंदाज कमाल, तमाम टीचर्स के लिए मिसाल। तलबा को गा गा कर और खिला खिला कर पढ़ाने की वीडियोस वायरल। फारूक अबड़ो आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। और हल्के फुल्के अंदाज में समाजी मसाइल की निशानदही। वाई मैन अपनी पहचान छुपाकर उन मसाइल से पहचान करा रहे हैं जो सामने होते हुए भी नजर से ओझल हैं। मुनफरिद यूट्यूबर की कहानी जानेंगे आज प्रोग्राम में। जनाब, ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे और आपकी मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात है जिनके साथ करवाई जाएगी। और अभी जनाब हम कुछ बात करते हैं ट्रेंड्स के हवाले से। तो सोशल मीडिया ट्विटर पर खासतौर पर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ये ट्रेंड में शामिल है। एशिया कप की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी? शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम की जीत से उम्मीदें लगा ली हैं, प्रेडिक्शंस हो रही हैं और क्या अटैक होना चाहिए ये लोग बता रहे हैं जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। तो लिहाजा सुपर 4 मरहले में आज का मैच सेमीफाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया है, क्योंकि जो टीम मैच जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। दूसरी जानब कोलंबो महकमा मौसमियात ने आज के मैच में समझ लीजिए 93% जो है वो बारिश की पेशगोई की है। लेकिन एक अच्छी बात यह है सहरिश कि ये जो बारिश की टाइमिंग बताई है ना इन्होंने, ये है तकरीबन 4 से लेकर 5 बजे तक कोलंबो के वक्त के मुताबिक, और ये होगा इनिंग ब्रेक का टाइम। यानी जो भी टीम सेकंड बैटिंग के लिए आ रही है मुश्किलात उसके लिए बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि बॉल स्विंग भी होगा और सीम भी होगा।
बैट्समैन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा उन बॉलर्स के सामने खड़े रहना, लेकिन हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। बिल्कुल, अल्लाह करे कि वो अच्छा। वैसे ये सब कुछ जाहिर है जो हमारे कैप्टन हैं उनके भी जहन में होगा, और यहाँ पर इन कंडीशंस में वो कब से खेल रहे हैं, तो यकीनन इसको सोचते हुए हिकमत अमली बनाई जाएगी कि टॉस के बाद हमें पहले बैटिंग लेनी है, बॉलिंग लेनी, क्या करना है, होना यही चाहिए। लेकिन ये गलती बाबर कर चुके हैं इंडिया के सामने, जब उन्होंने पहले बॉलिंग का जो है वो इंतखाब किया था। लेकिन खैर ठीक है, टेक्निकल मिस्टेक्स होती रहती हैं। हम हार गए, अगर हम जीत जाते तो हम कहते हैं वाह बाबर क्या डिसीजन था, पहले बैटिंग नहीं ली। लेकिन होता है, डी दे काउंट होता है। दूसरा ट्रेंड जो है वो जनाब हारिस के हवाले से है। तकरीबन 13,000 सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को आज के मैच में आराम दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 11 रिकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फाइनल 11 में 5 तब्दीलियां की गई हैं। और स्क्वाड में आप बता दें कौन कौन है? जी बिल्कुल, जो तब्दीलियां हुई हैं उसके अंदर सऊद शकील है, उन्होंने रिप्लेस किया है आगा को। इसके अलावा जो है जमान को जो है वो इन किया गया है, जमान नसीम की जगह जो है उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। साथ साथ फहीम अशरफ को रेस्ट दिया गया है और नवाज को एक मरतबा फिर आजमाने की तैयारी कर ली है। और इसके साथ साथ जो है ओपनर जो है हमारे उनको तब्दील कर दिया गया है, फखर जमान को, और उनकी जगह अब ओपन जो है आज का मैच करने जा रहे हैं मोहम्मद हारिस। तो बहुत सारी मेजर तब्दीलियां हैं और देखते हैं कि किस हद तक ये तब्दीलियां काम आएंगी। लेकिन इसके अंदर सारी सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है और जो रीजन है इस तब्दीली का, वो है हमारे 3 बड़े प्लेयर्स का इंजरी का शिकार होना। लेकिन अच्छी बात यह है कि शाहीन इस वक्त प्लेइंग 11 में शामिल हैं और वो अपनी इंजरी को रिकवर करके खेल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम, मैं चाहूंगी एक और ट्रेंडर्स के बारे में भी हम नाज़रीन को बताएं कि लिबिया ट्रेंड में शामिल है। समंदरी तूफान ने लिबिया के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी है। तूफानी बारिशों से अमवात 6,000 से ज़ायद हो गई हैं, जबकि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग लापता हो गए हैं। लिबिया हुकाम के मुताबिक दरना शहर की मुतादिद कॉलोनीज़ में जो कि सफ़ाए हस्ती से मिट गई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। दरना और करीबी इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है, डैम टूट गए हैं। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से मदद की अपील कर दी है और इस ट्रेंड में सारिफीन अपने लापता प्यारों की तलाश में मसरूफ़ है, एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। ऐसे ये जी आफतें आती रहती हैं और उनसे लड़ना, हिम्मत करना, यही जो है वो इंसान का काम है। मेरे ख्याल में अब जो आज की सबसे बड़ी खबर है सारी, जो उसकी जानिब बढ़ जाते हैं कि सदर मुमलिकत ने आइंदा इलेक्शन की यकीनन तारीख तजवीज़ जो है वो कर दी है। इंतखाबात की तारीख का असल जो मैंडेट है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही होता है। मेरा अंदाज़ा है कि जनवरी इलेक्शन कमीशन का जो है, बल्कि जो अंदाज़ा था कि जनवरी का जो है वो फर्स्ट वीक होगा। ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, सदर कह रहे हैं 6 नवंबर हो जाए। और अब जो है ये इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि ये इलेक्शन आखिर होने कब जा रहे हैं। सारी 3 तारीखें सामने आ गई हैं। कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हो रही है इसमें, ये कहा जा रहा है कि जो सदर साहब है ना, उन्होंने जनाब अपनी जमात को भी राजी करने की कोशिश की है और सेफ साइड खेलने की, मतलब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने अभी एक कंट्रोवर्सी की बात की है, क्योंकि मैं इस वक्त देख रही हूँ कि जितने भी माहिर कानून हैं वो ये राय रखते हैं कि सदर के पास इख्तियार है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो तारीख का ऐलान करें। सियासी जमातें कह रही हैं जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सदर का इख्तियार नहीं है। सदर जब खत लिखते हैं तो बात तो वो ये करते हैं कि जनाब ये मेरे पास तो इख्तियार है 48(5) के तहत, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन पर ये मामला छोड़ रहा हूँ कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से भी राय ले ले, और डेट ये बनती है इलेक्शन करवाने चाहिए, यानी कि डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की, तजवीज़ दी है। तो ये अब कौन ठीक है? अगर उनके पास इख्तियार है तो उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं की? और ये बातें क्यों हो रही हैं कि दोनों साइड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वालों को भी राजी कर रहे हैं, वैसे भी चुप है? ये जो चीज़ आप समझ रहे हैं, जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, या जो चीज़ बाकी लोग समझ रहे हैं, वो उनको भी समझ में आती होगी ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इससे वो पार्टी उनकी राजी हो सकेगी, ना मास्टर्स राजी हो सकेंगे, ना लोग राजी हो सकेंगे। एक तो यह है कि इलेक्शन को टाला नहीं जा सकता है। गैर महदूद मुल्ला महदूद के लिए आप इलेक्शन को दबाव में नहीं डाल सकते, इलेक्शन होने ही होने हैं। और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इलेक्शन मुकर्रा वक्त के मुताबिक होते हैं, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। और उससे पहले भी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकर्रा वक्त पर होने चाहिए। अब ये मामला आ गया है कि इंतखाबी फहरिस्तों और इंतखाबी हल्का बंदियों का, तो इस वजह से ये डिले हो रहा है, क्योंकि वो भी मैंडेटरी है। नहीं लगारी साहब, लेकिन एक बात जिस पर बहुत बहस हो रही है और एक सियासी जमात भी इस पर काफ़ी बात कर रही है, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ,
जो बार बार ये कह रही है किसी को नहीं पता कि इलेक्शन किस महीने में होने, लेकिन एक जमात बड़े वसूख से बता रही है कि जी इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं। दूसरा, मुझे ये बताएगा कि जब आइन में ये चीज वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इसको डिले करने का इख्तियार नहीं है। ये वाज़ेह है कि 90 दिन है, हाँ 90 दिनों में डेट देना इनकी मर्जी कि वो कब की देते हैं। नहीं है यही, और कोई भी अगर डेट देने का अख्तियार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेट जो है वो 90 दिन के जाकर बाद या 9 महीनों के बाद जाकर दें। ये डेट ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, लेकिन चूंकि ये भी मैंडेटरी है कि आपने जब नए इंतखाबात कराने हैं तो आपके पास इंतखाबी फहरिस्तें और इंतखाबी हलकों की तश्कील नौ होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सका है, वो तो आइन ही, अगर आप आइन में तरमीम करेंगे तब ये सीटें बढ़ाई जा सकेंगी कौमी असम्बली की। अब जितनी सीटें हैं उन्हीं सीटों पर इलेक्शन होंगे और उससे कम बेश नहीं हो सकता है। हल्के वही रहेंगे, उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे या उससे कम नहीं होंगे। और इस तरह से आप जो है वो हल्कों को दोबारा तश्कील दे सकते हैं। हल्कों को जो है वो जहाँ ज़्यादा बड़े वोटर ज़्यादा हैं वहाँ उनको कम करके ऐसे हल्के में डाला जा सकता है जो छोटा हो। लेकिन ये नहीं है। सवाल लगारी साहब यहाँ पर ये है कि अगर सदर मुमलिकत कोई डेट अनाउंस कर देते हैं तो उस डेट की अहमियत क्या होगी, और आप अब इस मामले को क्या सुप्रीम कोर्ट जाता देख रहे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 90 रोज के अंदर उसका देना बनता है, डेट उसको दे देनी चाहिए, और अगर वो नहीं देता तो फिर सूरत हाल क्या होगी? पहली बात यह है कि आइन के अंदर 90 दिन के लिखा हुआ है, लेकिन आइन में दूसरी बात भी है कि आपके पास ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तें और नए हल्के होने चाहिए। ये भी आइन ही का आइन कहता है। जब इस तरह से आइन के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उसकी ताबीर और तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या एक वसीतर कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि तमाम लोग बैठें और इसको तय करें, और जब भी नई कौमी असम्बली आए और नया हाउस बने तो वो इसकी वैलिडेशन करे कि जो कुछ अब तक आइन के साथ मजाक होता रहा है उसको वैलिडेट करेगा। ये तो नहीं जाना चले, ये तो अभी आ रहा है मामला। तो पंजाब असम्बली में कौन सा ऐसा मामला जिसकी वजह से वो इलेक्शन डिले हो गए थे? फंड नहीं है, पैसे नहीं है। लगारी साहब, अगर हम ये बात करें ना कि जी आइन को हम जनाब उससे छेड़छाड़ करें, ये चीज़ जो है ये वैलिडेट होनी चाहिए और जैसे ही असेंबली बने तो फिर इस पर बात हो। लगारी साहब, ये चीज़ ऐसे नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि हालात व वाक़यात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इससे पहले पंजाब और केपी के लिए भी तो सदर साहब ने कहा था कि आई डू हेयर बाय करके उन्होंने बताया कि जी होने चाहिए। इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन नहीं करवाने तो नहीं करवाने, मसला ये हल करने वाला है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, एक तो ये कि इलेक्शन लाजमन होने हैं, आईनी मुद्दत में होने चाहिए। अब आईनी मुद्दत अगर अबूर हो रही है, उसको क्रॉस किया जा रहा है, उससे आगे बढ़ा जा रहा है, तो फिर आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा इसका। आपको इस सारे अमल को कौमी असम्बली के पहले इजलास में ये वैलिडेट करना पड़ेगा। कौमी असम्बली का क्या जवाब होगा? जो उस कौमी असम्बली पर सवाल नहीं उठाया जाएगा जो आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन हुए हैं, इस पर सवाल उठेगा। फिर कौमी असम्बली को खुद ही ये करना पड़ेगा कि वो वैलिडेट करेगी कि जो कुछ बड़ी माजरत के साथ मैं नहीं, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा लगारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये हम आइन की बात कर रहे हैं, हम सारी शिकों को भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस वजह से हो रहे हैं, किस लिए नहीं हो रहे। एक आम आदमी का सवाल ले लीजिए कि ये इलेक्शन डिले करवाने से फायदा किसको हो रहा है और क्यों डिले करवाए जा रहे हैं, एक ये बात। और दूसरा, जो दूसरी पार्टी जो है जिसका जिक्र किया अभी सहरिश ने, वो कह रहे हैं कि ऑन टाइम होना चाहिए। तो क्या प्रिपरेशन की वजह से ये हो रहा है? क्योंकि जो मना कर रहे हैं और जो डिले करवा रहे हैं उनका तो साफ एक नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है जी, उनके डिले कराने के पास एक या जो इस वक्त आइन में तरमीम की बात हो रही है और तरमीम के बाद ये जो हल्का बंदियों की आपने जिक्र किया है ये भी आइन का हिस्सा है। जाहिर सी बात है जब ये बात कोर्ट में जाएगी तो वो शिक मौजूद है। डिले कराने के ऊपर फायदा किसका होने वाला है, ये जरा बताइए। नहीं, वो चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं इससे फायदा हासिल करना, उन्हें वो फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। उनके लिए ये आसान नहीं है। जो भी फरीक चाहता है वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई एक ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और हो जो ये चाहता हो कि इलेक्शन डिले हो, जिन लोगों ने ये कोशिश की है कि इलेक्शन से वो जब तक मतलूबा नतायज हासिल नहीं होते, जनरल ज़िया ने एक टर्म ईजाद की थी कि जब तक मतलूबा नतायज हासिल नहीं होते हम इलेक्शन नहीं करेंगे। मतलूबा नतायज क्या मतलब? उनकी मंशा के नतायज होने चाहिए, या जो डिले कराना चाहते हैं क्या उनकी मंशा के नतायज मिलेंगे? क्या उन नतायज के तहत वो हुकूमत साजी करेंगे? तो फिर वो इलेक्शन तो ना हुए, सिलेक्शन हुआ वो
वो तो इलेक्शन कराना नहीं हुआ, इलेक्शन बनाना हुआ, वो तो फिर इलेक्शन बनाया जाएगा। लगारी साहब, तो बड़ी माजरत के साथ बात यह है कि सियासी जमातों का तो ये काम ही नहीं है कि वो ये बताएं कि इलेक्शन कब होंगे या कब होने चाहिए, किसके पास इख्तियार है किसके पास नहीं है। जब कानूनदान मौजूद हैं और वो ये मुतालबा करें कि जिस सदर के पास इख्तियार है वो डेट दें, तो क्या वजह है कि सियासी जमातें अपनी डेट्स दे रही हैं, वो मुतालबा करें, सदर साहब डेट नहीं दे रहे? नहीं, देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वही एक चीज रुकावट बननी है जो सीसीआई में ये चले गए थे और कहा था कि जनाब इंतखाबी फरिश्तों और इंतखाबी हलकों के बाद ही इलेक्शन होंगे। तो ये आईनी मैंडेट है, ये मैंडेटरी है आपके लिए कि आपके पास हलके और इंतखाबी फरिश्तें बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं है तो वो आइन पूछ रहा है आपसे कि क्या आपके पास इंतखाबी फरिश्ते अपडेट हैं। ये आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, ये भी आइन कह रहा है कि आपके पास इंतखाबी फरिश्ते अपडेट होनी चाहिए और आपके पास जो है वो हलकों की जो हलकों की वो तकसीम है वो भी अपडेट होनी चाहिए। अब ये चीज नहीं हो, दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मुतसादिम नजर आ रही हैं। आइन की शिकें सामने आ गई हैं। लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो डिटेल में जो है इसके ऊपर हमें बताया किया और इलेक्शन कमीशन के पास सारी जो है मामला चला गया है। अब सदर साहब ने भी उन्हें तजवीज़ दी है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या फैसला करते हैं। ये बात हो गई सियासत की और अब आज पूरी कौम टेलीविजन खोल के जिस चीज के लिए बैठी हुई इंतजार करने वाली है वो है श्रीलंका कोलंबो में होने वाला पाकिस्तान और श्रीलंका का टाकरा। जी हां, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। ये मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो की हैसियत रखता है क्योंकि आज जो टीम हार जाएगी वो इवेंट से बाहर जाएगी और जो जीतेंगे वही फिनाले खेलेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इजाज वसीम बाकरी कोलंबो में मौजूद हैं और बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उनके पास काफी इन्फो होगी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज। हाँ जी, वालेकुम सलाम फहीम और सैर। इजाज, क्या हाल है? आज तो मौसम कुछ खुशगवार लग रहा है, वरना तो हमेशा आपके पीछे मेघा बरसती रहती है। हाँ, आज क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और अमूमन मैं टॉप रूफ पे आप लोगों के साथ रोजाना बीपर पे होता हूँ, तो इसलिए आपको कुछ यहाँ पे बेहतर हालात लग रहे हैं। लेकिन मौसम कोलंबो का आज बेहतर है। वेदर फोरकास्ट है टॉस के वक्त, क्योंकि यहाँ श्रीलंका के लोकल टाइम के ऊपर 3 बजे जब मैच शुरू होना है तब वेदर फोरकास्ट है और फिर दोबारा रात को 8 बजे फिर एक बारिश के शावर्स की तवक्को है। और उम्मीद यही है, क्योंकि अब तक अगर आप कोलंबो का वेदर रिडार देखें तो 70% बारिश होने के इम्कानात दिखाई देते हैं। 70%। तो ये जो 70% होते हैं ये फिर कम होकर 30% भी हो जाते हैं, 50% भी हो जाते हैं। लेकिन हमें अच्छी क्रिकेट खेलने पे तवज्जो देनी होगी, बारिश रुकावट अच्छी क्रिकेट कैसे खेलेंगे यार? अच्छी क्रिकेट कैसे खेलेंगे? आप टीम के साथ हैं, होटल में भी आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पूरी टीम आधी टीम 5 खिलाड़ी तब्दील हो चुके हैं, पूरी टीम शफल हो चुकी है। इस वक्त क्या मोराल है टीम का? और जरा ये जो चेंजेस हुई हैं इनके बारे में बताइएगा कि कौन सी तब्दीली जो है वो आपको लग रही है कि हाँ जी ये टिका के ले आए? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट रखी हुई है उसमें जो एक साहब है मिकी ऑर्थर साहब, वो टीम के साथ मौजूद ही नहीं है। तो अब जो टीम मैनेजमेंट है वो बाबर आजम के हाथ में है, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये सब लोग जो है ना उस थिंक टैंक का हिस्सा है और ब्रैड बर्न जो पाकिस्तानी टीम के कोच हैं और मिकी ऑर्थर दूर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वो तो इंग्लैंड चले गए ना पैसे कमाने। हाँ, तो ऐसे में प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को 3 जो तब्दीलियां हैं वो फोर्सफुली करनी पड़ी हैं। नसीम शाह, हारिस रऊफ और आगा सलमान, ये तीनों इंडिया के खिलाफ मैच में जख्मी होने की वजह से बाहर हुए और इन तीनों को आज का मैच नहीं खिलाया जा रहा है। जबकि 2 प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है दानिस्ता तौर पर, एक फखर जमान को और एक फहीम अशरफ को। ये पाकिस्तान ने 5 प्लेयर्स को टीम से आज रेस्ट कराया हुआ है, बाहर बिठाया है। और जो लोग खेलने आ रहे हैं उनमें इमामुल हक के साथ फखर जमान की जगह ओपनिंग बल्लेबाज के तौर के ऊपर मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनको मैदान में उतारा जा रहा है। इस फैसले की समझ नहीं आई है कि ये बाबर ने और टीम मैनेजमेंट ने, हालांकि अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस सर इमर्जिंग टीम का जो अभी हुआ था एसीसी का एशिया कप का फाइनल, उसमें कप्तान भी थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने इंडिया के मुकाबले में। फहीम भाई, मैं यहाँ श्रीलंकन कंडीशन को देख के, अगली ऑपोजिशन को देख के, टीम की सूरत हाल को देख के, अब्दुल्ला एक सॉलिड बैट्समैन था, अब्दुल्ला को चांस मिलना चाहिए था। चलो हारिस को भी मिल गया, शायद कहीं ना कहीं ये एक हिकमत अमली है
कि पहले जो 10-15 पावर प्ले के ओवर होते हैं तो अगर उसमें अच्छा आगाज दे गया तो, क्योंकि मिडिल ओवर जो श्रीलंकन बॉलर है वो बहुत तंग करते हैं, वो अच्छी स्पिन बॉल डालते हैं तो मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हारिस को डाला गया है। और जो फहीम अशरफ को ड्रॉप करके लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज को वापस स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। नवाज को जमान खान को पाकिस्तान से सफर कराया गया है, वो हारिस रऊफ को रिप्लेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सलमान अली आगा के लिए नंबर 5 के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो रिप्लेसमेंट टीम के अंदर आई है वो है सऊद शकील, और जो कि बहुत सॉलिड बैट्समैन है और स्पिन के खिलाफ भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड है। और जो आखिरी चेंज है वो है नसीम शाह की जगह वसीम जूनियर को पाकिस्तानी टीम में डाला गया है। अब पाकिस्तान आधी तब्दील शुदा टीम के साथ आज मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज है जो कि हमें इंडिया वाले मैच में उस दिन दिखाई नहीं दिया है, वो है दलेरी। इनको दलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। ये ऐसी टीम है, ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा देती है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है, लेकिन ऑन द डे ये जब टीम थोड़ा सा डिफेंसिव तो मुझे ये बताइएगा एजाज, अभी जैसे कि इतनी तब्दीलियां आपने टीम में बता दी हैं, इस इवेंट के बाद फौरन ही अराउंड द कॉर्नर दूसरा इवेंट खड़ा हुआ है वर्ल्ड कप का, तो फिर क्या इन्हीं तब्दीलियों के साथ हम आगे भी जाएंगे? और दूसरा, इन तब्दीलियों के बाद आज आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, हमारा रन्स आप कहां तक जाते देख रहे हैं, सिचुएशन क्या बनेगी आपके ख्याल में? देखिए, जो श्रीलंकन कंडीशन है, अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करता है, क्योंकि बाबर आजम ने उस दिन इंडिया को बैटिंग करवा के गलत फैसला किया था जो कि हमें बहुत महंगा भी पड़ा, तो अगर पाकिस्तान खुद बैटिंग करता है तो इस विकेट पर 260 रन 270 रन को आप आसानी के साथ डिफेंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जब ज्यादा रन इंडिया क्योंकि 2 दिन खेलता रहा 350 रन कर गए तो पाकिस्तान 120 कर सका, और फिर जो इनका अपना मैच था इंडिया और श्रीलंका का, ये भी 200 के करीब दोनों टीमों के रन थे, और श्रीलंका तो बिल्कुल 40 रन से हार गया, 160 करके आउट हुआ है। तो पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है अगर 250 रन पाकिस्तान करता है। अच्छा, मैच वहीं हो रहा है, पिच के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि ये श्रीलंका और इंडिया का जो मैच हुआ था ये इसी स्टेडियम में हुआ था, और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो स्कोर ज्यादा स्पिन को जो है वो सपोर्ट करती है। विकेट के बारे में, पिच के बारे में भी कुछ बताइए। देखें फहीम, जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का सुपर 4 का राउंड है वो एक ही स्टेडियम में एक ही ग्राउंड में हो रहे हैं, तमाम मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर हो रहे हैं, और आगे फाइनल भी इसी सेम वेन्यू पे जहां पर पाकिस्तान आज खेलने जा रहे हैं, प्रेमदासा। जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो 2 दिन तक पिच इस्तेमाल होती रही है, जो फिर इंडिया और श्रीलंका के मैच में अगले दिन इस्तेमाल हुई है, वो सेकंड पिच थी। आज 3rd विकेट के ऊपर मैच होने जा रहा है, और प्रॉब्ली मुझे किसी ने बताया है, मैं उसको अभी तक चेक नहीं कर सका, कि शायद ये दोबारा इंडिया पाकिस्तान मैच वाली सेंटर वाली विकेट इस्तेमाल होगी, लेकिन सेंटर वाली विकेट इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट का होस्ट है। स्टेडियम श्रीलंका का जरूर है, लेकिन उसमें जो इंतजामात हैं वो पीसीबी के पास है, और पीसीबी कभी भी इस्तेमाल शुदा विकेट के ऊपर मैच नहीं करवाएगा, तो इसलिए आज तीसरा पिच ही इस्तेमाल होगा। काश ये सेकंड वाली विकेट इंडिया के मैच के दौरान भी चेंज करवा के कुछ कर दिया जाता, हैवी रोलर चलवा देते हम भी भाई, जैसे हमारी विकेट पे चलाया गया। बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और आपने ये कहा है कि तकरीबन 270 के करीब अगर रन हो भी चेस करना आसान होगा। इसके अलावा आपने कहा कि पहले बैटिंग करनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और देखते हैं अब 2:30 बजे पता चलेगा कि सूरत हाल क्या होने वाली है। फिलहाल जो होने जा रहा है वो है एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है में इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त फहीम के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मूवीज बहुत देखते हैं। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, तो सोशल मीडिया पर बड़ी वो क्रिएटिविटी के साथ काम कर रही हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखती हैं, और बेहतरीन कंटेंट है उनका, और लोग जो है बड़ा लाइक करते हैं, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, और डिफरेंट जो है वो अटायर में आपको नज़र आती हैं। उन्हें उनकी जो बेस्ट इस वक्त अचीवमेंट है वो ये है कि जी वार्नर ब्रदर्स ने इन्हें इनवाइट किया, जो कि दुनिया के बड़े ही आलीशान स्टूडियोज़ में से एक है, और उन्होंने प्रीमियर के ऊपर इन्हें इनवाइट किया। 2 पहली फहीम आपको पता है पाकिस्तानी खातून है कि जो कि अब तक किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के लिए पाकिस्तान की तरफ से मौजूद थी। उन्होंने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा माहौल था, कैसा इनको वेलकम किया गया, ये सब इनसे जानेंगे। इस वक्त हमें मेमूना साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, मेमूना राशिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो मेमूना। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अच्छा मैमुना, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मूवीज़ है जिनके प्रीमियर पे आप गई थी, इसमें दी नन है और कॉन्जरिंग है, तो ये दोनों हॉरर मूवीज़ हैं। आपको हॉरर मूवीज़ का शौक है या आपका दिल कर रहा था कि चलो डरते हैं? हॉरर मूवीज़ का ऑफ कोर्स डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन आई एम श्योर यू कैन रिलेट। हम सबको ही हॉरर मूवीज़ का कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शौक होता है। वो बचपन में रज़ाई में घुस के देख रहे होते थे ऐसे, टू यू नो टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। अच्छा मेमुना, ये मुमकिन कैसे हुआ? मतलब ये आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो कि इस तरह प्री स्क्रीनिंग पे गई हैं और आपको मौका मिला कि आप उन हॉलीवुड के स्टार्स में जाके मौजूद हों और वहाँ पे एक्सपीरियंस करें सारा। कैसे एक्सपीरियंस था, कैसे गई आप? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। सो आई वॉज अप्रोच्ड बाय वार्नर ब्रदर्स और इनिशियली मुझे लगा कि इट माइट बी अ स्कैम, बट देन अगेन जब बैक एंड फोर्थ हमारी ईमेल्स एक्सचेंज हुई एंड आई रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस इज़ एक्चुअली गेटिंग रियल। सो वहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट सेट्स ऑफ बैकग्राउंड से, कल्चर से, डिफरेंट मीडियम से, क्रिएटिव्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे हु हैड गैदर्ड एंड ऑल ऑफ देम वर ऑफ कोर्स इनवाइटेड टू द प्री स्क्रीनिंग ऑफ द नन 2। और फिर उसके बाद हम लोगों को एक एक्सपीरियंशियल जर्नी पर लेकर वो गए विच वाज द कॉन्जरिंग वर्ल्ड टूर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बहुत से तरह तरह के लोगों के साथ नेटवर्क करने का मौका मिला। सो ऑफ कोर्स इट इज़ ऑलवेज अ वेरी लर्निंग प्लस अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। इट वाज रियली नाइस। अच्छा मुझे बताइएगा मैमुना कि ये प्रीमियर पे जब आप गई तो ये इन जो दी नन के गेटअप में थी जो भी पर्सनैलिटीज़, इन्होंने मेकअप किया हुआ था या मुंह धोया हुआ था? जी ये एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ ज़रा क्रिएटिव क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। ही इज ऑल्सो अ क्रिएटर, हिज नेम इज प्रिंस, ही इज नोन बाय दैट, प्रिंस डी गुज़मैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, and he's from Philippines and he is known for such get-ups. So basically वो इस तरह के काफ़ी different तरह के get-ups में आते हैं, तो उन्होंने proper makeup किया हुआ था। I think 6-7 घंटे लगाए। अच्छा ये जो गैदरिंग हुई है, ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स को तमाम कंटेंट से जमा किया गया है, इसका पर्पस क्या था? मतलब किस वजह से जो है वो आप लोगों को ये कहा गया कि आप सब लोग यहाँ पर गैदर हों और क्या चीज़ जो है वहाँ पर पोर्ट्रे की गई? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आई फील कि जो अब का इन टुडेज डे एंड एज जहाँ पर सोशल मीडिया हैज़ बिकम द लाइक द न्यू बिग थिंग, जहाँ पे क्रिएटर्स आर फाइनली बीइंग एक्नॉलेज्ड, तो मुझे लगता है कि टाइम्स आर चेंजिंग और मे बी लाइक द मीडिया इंडस्ट्री इज also wants to do something collaboratively with the content creators. So maybe because of that times are changing और मुझे content creators को भी फील हो रहा है इसके अंदर इनवाइट किया जा रहा है। सही, ज़बरदस्त। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे आने वाले वक्त में आप भी किसी हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली हैं और आपकी एक्साइटमेंट देख के ना, और एक तो आपकी रिजेम्बलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कंजा हाशमी से मुझे फील हो रही है। आपको कभी किसी ने कहा है? नहीं, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन हु मेंशन्ड दैट। ओके, अच्छा ऐसा होगा फिर प्लान्स क्या हैं आपके आगे चलकर? इस क्रिएटिविटी को कहाँ तक लेके जाना है आपने? नहीं, I feel like I am too content with what I am doing right now. I would love to continue taking the content creation, the digital content creation forward. And of course, I can side by side explore other potential opportunities. अच्छा, वैसे वहाँ पर ऑब्वियसली हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स मौजूद थे। कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी या कोई एक ऐसा स्टार जिससे आपका ख्वाब था मिलना, तो वो जो कि कि वो ड्रीम कम्स ट्रू वाली सिचुएशन हुई हो, आज आ गई ना शो में, मुलाकात हो गई मुझसे। व्हाट? अच्छा, ओह सॉरी, हॉलीवुड। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ऐसा हुआ या फिर ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, सबके साथ ही लाइक मेरे लिए बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट तरह के कंटेंट क्रिएटर से मुलाकात करना, उनके साथ नेटवर्क करना, उनके साथ बातचीत करना, टू फाइंड मोर अबाउट हाउ द मीडिया इंडस्ट्री एंड द डिजिटल इंडस्ट्री वर्क्स इन देयर कंट्रीज। सो उन टॉपिक्स पे बात करके वाज क्वाइट अ लर्निंग एक्सपीरियंस आल्सो। सो आई फील आई माइट हैव बीन क्रिएटर के साथ आप कोलैब करने वाली हैं इन फ्यूचर। जब आपकी इनसे मुलाकात हुई, डेफिनेटली आप लोगों के आइडियाज बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं। जो भी सोशल मीडिया गैदरिंग होती है, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो इंस्टा की हो, तो आप लोग कुछ ना कुछ कोलैब जरूर कर लेते हैं। तो आपकी कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई या कुछ डिसाइड हुआ कि इन फ्यूचर आप लोग मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को कुछ कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आई फील लाइक नहीं, इट्स अबाउट टाइम के
अब जिस तरह आप लोग भी हमें इनवाइट करते हैं अपने चैनल्स पे, विच शोज़ कि अब कंटेंट क्रिएशन को और इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री को भी प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उसको दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फाइनली। सो ऑफ कोर्स लाइक देयर इज अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अक्रॉस द बॉर्डर कुछ पाइपलाइन में है तो हमें बता दीजिए, हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी ना वो। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं है, और एल्स आई वुड हैव डेफिनेटली शेयर्ड। ओके, जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त कौन से कंटेंट के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, जिसका आपने सोचा है कि वापस आने के बाद आपने कहा चलें अब मैं ये वीडियो जो है वो बनाने जा रही हूँ, तो कौन सी वीडियो आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। सो आई हैव अ फ्यू वीडियोज लाइंड अप व्हिच शैल बी गोइंग अप ऑन माय अकाउंट इंशाल्लाह रियली सून, सो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। डेफिनेटली। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा मेमूना, कभी मैसेजेस आते हैं? ऑब्वियसली आप जब फॉलोअर्स इतनी बड़ी तादाद में हैं, आर यू सिंगल, आपका महीने का एक्सपेंस कितना है, आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगी, कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं या फिर और अगर आते हैं तो क्या करती हैं, फटाफट ब्लॉक या फिर कोई तरीका और भी है? देख के डिलीट कर देती हैं। sometimes like yeah, I feel like sometimes अगर कोई बहुत ही पर्सनल सवाल हो जाए तो फिर वो ब्लॉक ही होता है, बट यहाँ पर लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का, सो यू नो द क्यूरियोसिटी इट्स क्वाइट फनी। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट देन अगेन ऑफ कोर्स जब लोगों का आपके साथ किसी किस्म की कोई अफिलिएशन होती है, कोई अफेक्शन होती है, कोई आपको पसंद करता है, तो दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू। अब लोग के साथ थोड़ा आइडिया हो गया है हाउ टू मैनेज दैट। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, स्पेशली ये अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एकदम किसी की कुछ अच्छाई देखते हैं तो उसके ऐसे गुण गाने लगते हैं कि जनाब कमेंट्स की भरमार हो जाती है, ज़रा सा कुछ नेगेटिव आ जाए तो उसी प्रेशर के साथ आप पे क्रिटिसिज्म होगा, ब्लॉक करो इसको, क्या बोल रही है, कौन है ये। हाँ बिल्कुल। आई फील लाइक वक्त के साथ साथ अब हमें भी आदत भी हो गई है और समझ भी आ गया है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है। सो ऑफ कोर्स कीबोर्ड वॉरियर्स तो बहुत तरह तरह के होते हैं, हर तरफ होते हैं, हर कोई क्रिटिसिज्म भी फेस करता है, बट देन अगेन लाइक व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उन सर्कमस्टांसेस को और इन सिचुएशंस को कैसे डील कर रहे हो। सो वो वक्त के साथ साथ आ गया है थोड़ा बहुत। सही, बहुत शुक्रिया आपका मेमूना, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। और जनाब आप तरक्की करती रहें और कंटेंट क्रिएट करती रहें, लोग एंजॉय करते रहेंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे। वाकई जी ऐसा है, बहुत ज़रूरी है जी। और कंटेंट क्रिएटर्स की जहाँ पर बात आ जाती है तो उन्हीं से रिलेटेड जो है अगली खबर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझिएगा नहीं, ये महज इत्तफाक है। 1000 साल से एलियंस हमारे साथ रहते हैं। मैक्सिको की कांग्रेस में खिलाई मखलूक के शवाहिद पेश कर दिए गए। दुनिया भर में खबर ने सनसनी फैला दी है। बात यह कि फ़हीम आप ये क्या कर रहे हैं, पहले हॉरर मूवीज़ कहाँ, कॉन्जरिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद अब खिलाई मखलूक एलियंस पे आ गए हैं, तो ये सुबह सुबह लोगों को डरा रहे हैं आप। अब नेक्स्ट मैं आपसे ही बात करने वाला हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था सहरिश कि आपने एलियंस के बारे में कभी सुना है? एलियंस के बारे में सुना है, एलियंस कहाँ रहते हैं आप जानती हैं? एरिया 51। स्पेस में नहीं, स्पेस में नहीं, ज्यादातर लोग रिलेट करते हैं मार्स से कि एलियन मार्स से आ रहे हैं, मार्स जो सैयारा है वहां से आते हैं। लेकिन जब सैयारों और सितारों की बात होती है तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही जबरदस्त पहाड़ी बंदे जो हैं वो आगा बहिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर लेते हैं। उनको जो है वो वेलकम करेंगे और उनसे बात भी करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि जो मार्स का सैयारा है ये एलियंस के बारे में क्या कहता है। आगा जान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, मैक्सिको में 1000 साल पुराना एलियन जो है उसका ढांचा पेश कर दिया गया है। ये जरा बताइए, आप तो सितारों के साथ ही रहते हैं, सितारों से बातचीत चलती रहती है आपकी, सितारों की चाल का भी पता है, हमें मूवीज के जरिए ही पता चला है कि ये मार्स पे जो है वो एलियंस होते हैं, तो ये क्या इनकी कोई हकीकत है? देखिए, हम जो सितारा शनास हैं उनको पता है कि हम सियारों के थ्रू जो चीज़ें देखते हैं, तो ये सियारे जो है वो चलो उनकी तरफ से जो दरियाफत है वो अपनी जगह पर है। हमारे तो एक मुहकम जो सियारे हैं उनके थ्रू जो चीज़ें देखते हैं उसमें जो मौजूद चीज़ों की दरियाफत उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता आपको पता है हर लम्हा लाखों करोड़ों सितारे और अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत में एक सिस्टम है, उसके थ्रू आते जाते रहते हैं। और हम जो सियारे हैं जो मुस्तनद अपनी जगह पर खड़े हैं उनके थ्रू हम जब चीज़ें देखते हैं, जो तरीक़ाकार हैं या जो चीज़ें वज़ा की गई है
उसके मुताबिक जो भी नए सितारे आते हैं वो तो एक सितारा ही आता है। सितारा अपनी जगह पर मुस्तकम और मुहकम, जिस तरह सूरज अपनी जगह पर खड़ा है, जमीन अपनी जगह पर खड़ा है। हाँ, जैसा भी आपने खुद देखा मराकश में जिलजिला आया था, एक इलाका में जिलजिला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा इलाका मुतासिर नहीं होता है, उसके असरात जरूर पड़ते हैं। इसी तरह अगर कोई सियारे किसी जगह पर गर्दिश में आ जाए तो उसके असरात हम तक पहुंचते जरूर है, मगर हम सब मुतासिर उससे। लेकिन आगा साहब, इस वक्त गर्दिश के अंदर सितारा या सैयारा नहीं है, हमारी कौमी टीम है, क्रिकेट टीम है। कौमी टीम तो इंशाल्लाह निकलेगी। और तो जरा आज के मैच के बारे में कुछ बताइए ना। श्रीलंका या पाकिस्तान, आपका वोट किसकी तरफ है? पाकिस्तान जीत जाएगा आज इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीत जाएगा। मुझे ये बताइएगा, मुश्किल से जीतेगा या फिर मजे से जीत जाएगा? अच्छा देखिए, मेरे पास जो नामों की लिस्ट है, हम क्योंकि जाहिर बात है बनते कि आपको खुद पता है जिसके भी सितारा या जिसके भी जायके बनाते हैं या सितारे, बाबर आजम की जिम्मेदारी ज्यादा है, उन्हीं के लिहाज से बता दें। जी, बाबर आजम के सितारे की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। जबरदस्त। अगर आज का मैच जीत गया तो फिर हमारी कौमी टीम जो है, क्रिकेट टीम, वो फाइनल में पहुंच जाएगी और फाइनल में हमारा मुकाबला होगा इंडिया से। तो फिर क्या होगा ये भी बता दें। और उस दिन फिर करेंगे ना, उस दिन आपके मैच में मैच टू मैच हम होंगे नहीं ना सर, फिर आपको जो है वो मैच के बाद मिलूंगा मैं। ये संडे को हो रहा है फाइनल जो है। अच्छा, संडे को होता है तो देखिए, वैसे तो आप ये होगा कि हिसाब किताब तो हमने अगले मैच के नहीं लगाया, और तारीख भी 17 है, 17 पे खतरा होता है। अच्छा चले, हम ये कह सकते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल जीत जाएगा इंशाल्लाह। आप पाकिस्तानियों के दिल अपनी उम्मीद से कह रहे हैं, ठीक, ये हिसाब से नहीं, आज वाला मैच तो हिसाब किताब से कह रहे हैं। चले, अब एक बात आगा साहब और बता दें। ये तो हो गया जनाब, क्रिकेट के मैदान से आपने पेशगोई कर दी कि आज का मैच हम जीत जाएंगे। ये सियासत के मैदान में जो हो रहा है, ये इलेक्शन कब होने हैं नहीं होने इस साल, जो सदर साहब ने तो तजवीज़ दे दी है, तो उनकी तजवीज़ पे अमल होता देख रहे हैं, 90 दिनों में हो जाएंगे इलेक्शन? मुझे नहीं लगता, वो तो आपको खुद पता है, हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि 6 महीने के लिए इख्तियार बैठे हैं, कम से कम 6 महीने तक तो मुझे नहीं लगता है कि ये इलेक्शन होंगे। और क्योंकि हालात और वाक़यात से जो चीज़ें नज़र आ रही है, वो फिलहाल मौजूदा हालात में किसी न किसी बहाने से इस इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि मौजूदा जो 3 महीने के या 90 दिन के जिससे तारीखें भी आ रही है, उस पर मुझे नहीं लगता है। आगा साहब, ये आप सितारों के हवाले से बता रहे हैं या ये आप अपने मुशाहिदे की रोशनी में बता रहे हैं? जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। सितारों के जो चाल है वो ये बता रही है कि इलेक्शन अगले साल में ही होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि काफी वक्त, 6 महीने तो कम से कम एक सितारा भी बैठा हुआ पाकिस्तान के घर में मौजूद है। तो हमें यही लगता है कि जो माहिर फल्कियात है, ये इलेक्शन की वजह से होगा। और ये क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है, यूं तू चल रहे, कोई तब्दीली भी नहीं है, तो बहुत जल्द तब्दीली भी नहीं आ रही। तो हमारे ख्याल जो माहिरीन है या मैं जो समझता वो यही है कि फिलहाल जल्द इलेक्शन नहीं हो रहा। अगर हो गए तो मेरे लिए बहुत हैरत हो। चले आगा साहब, एक और खबर जो मैं चाहूंगी कि बोल वालों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ज़रा बताइएगा। बोल की इंतज़ामिया भी माशाल्लाह से अब तब्दील हो गई है, चीज़ें जो हैं वो अब कुछ मुख्तलिफ हैं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इदारे का, बोल का, इंतज़ामिया का? कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए? देखिए, आप सबकी मेहनत से बॉल इस वक्त पाकिस्तान के पहला नहीं है तो 3 या 2 या 3 या उसमें मौजूद है। बॉल इस वक्त बुलंदियों पर है, बॉल के एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। और बॉल ने अपनी मेहनत और अपनी कोशिश और गुज़श्ते जो इंतजामिया की आप सबकी मेहनत से बॉल इस वक्त बहुत आगे जा चुका है। और बॉल के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अब बॉल कुछ भी हो, बॉल आगे बढ़ेगा, पूरा पाकिस्तान सुनेगा, पूरा पाकिस्तान बोलेगा। और बॉल की जो सितारे हैं, पहले भी देखते थे जब इसके ऊपर मसले मसाइल होते थे, तो उसी वक्त भी मैं अपनी यही बात कर रहा था कि बॉल आगे जाकर बहुत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, बॉल के लिए कोई खतरा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, बॉल बुलंदियों पर। इंशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात हो गई है। अच्छा, आवाम के ऊपर बड़ा महंगाई का बम जो है वो गिरा हुआ है, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिससे आवाम बड़ी परेशान हो रही है। आवाम की रिलीफ के लिए क्या वक्त जो है, मतलब जाहिर सी बात है, कुन तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही आना है, पर कोशिश जो है वो आपके इल्म के ज़रिए भी की जाती है और पता लगाया जाता है कि सितारों की चाल किस करवट बैठ रही है। तो ज़रा बताएं, आवाम के लिए कुछ रिलीफ पैकेज देख रहे हैं?
देखिए, ये सबसे बड़ी जो चीजें हैं ना, अवाम दो चीजों से मुतासिर होती है, एक बिजली से, एक पेट्रोल से। अगर पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी तो खुद ब खुद मामलात पाकिस्तान के, ये तो IMF के हाथ में आ गया है ना आगा साहब। तो बस वो जो भी है, जो भी बहाने हैं, जो भी करे, वो हमारी हुक्मरानों की गलत फैसला है, जिसकी बुनियाद पर मैं सितारों से ये कह सकता हूँ कि फिलहाल कोई महंगाई की कमी और मैं नहीं देख रहा हूँ कि जिसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा, आवाम के लिए कोई बेहतरी होगी और आवाम के लिए कोई अच्छा फैसला होगा। दुआओं से बहुत कुछ बदल जाता है आगा साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। मायूसी तो वैसे भी कुफर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अब आगा साहब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और दुआएं हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और कोई बात नहीं, इस बहरान से भी निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। रिसेंटली तो हमारी जो दुआएं हैं वो पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के लिए है। अल्लाह करे हारिस जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप दे दें इमामुल हक के साथ मिलके, और हमारे जो गेंदबाज आए हैं वो धड़ 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 करके जो है वो विकेटें गिराना शुरू कर दें ताकि मैच में मज़ा आए। और इस टूर्नामेंट का मेज़बान जो है वो पाकिस्तान है श्रीलंका में, लेकिन हमारी दुआ ये है, हम फिनाले में अपने आप को इसलिए भी ज़्यादा देखना चाहते हैं कि होस्टिंग भी हमारी है सहरिश, और फिर कौमी टीम भी हमारी है, इसलिए हमें अच्छा भी लगता है कि हमारी टीम जब फिनाले में पहुंचेगी और इंडिया को हराएगी तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। इसी अच्छी बात का एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त आपको पता है फ़हीम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमें जो मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं वो आपको देख के आइडिया होगा किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है। मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, इसी वजह से मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में उन्हीं की जो है वो बातें घूमती चली जा रही हैं, जो मैंने उनकी वीडियोस देखी सुनी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि फिर सहरिश कर लो, स्टार्ट कर लो। बिल्कुल जनाब, कंटेंट की वजह से दुनिया भर में अपनी अपनी अलग पहचान बनाने में जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कामयाब हो चुके हैं और अब इनकी फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है, जिनसे इनकी लाखों कर लो। ये मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हो रहा है ना। अच्छा, इनकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी लगता है कि सुकून में आ गई होगी, घर बैठे पैसे बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो दिमाग अपना क्रिएटिविटी आ रही है, गॉड गिफ्टेड है। क्रिएटिविटी कर लो। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ वाईमैन मौजूद है और मैं मिस्टर वाई कहूँ आपको, वेलकम टू आवर शो मिस्टर वाई। आपकी वीडियोस जो हैं वो ऐसी छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन के ऊपर होती हैं कि जिससे हर बंदा रिलेट कर जाता है। जैसे ये जो प्लान दोस्तों का बन रहा था, कर लो कर लो कर लो, देख लो देख लो देख लो, कर लो देख लो कर लो देख लो, खत्म कर लें, लाहौर चल लें, ये जैसे हम फ़हीम को बोलते हैं कुछ खिला दे कुछ खिला दे, हाँ चल लो कर लो, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, और वो कुछ नहीं खिलाना होता, तो यही होता है फिर अक्सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आइडिया आपके जहन में, एक तो शक्ल नहीं दिखाने वाला, ये आपने ये जो पूरा अटायर बनाया है सुपरमैन से इंस्पायर होकर बनाया, क्योंकि वो तो ये रेड कलर गलत मतलब नहीं, स्पाइडरमैन से एक्चुअली इंस्पायर है। अच्छा, ये सीन एक्चुअली होता है इसलिए कि मुझे हमेशा बचपन से मैं सुपर हीरो मूवीज देखता था, तो मैं शारा फैसल जब भी जा रहा होता था ना बाइक पे, तो शारा फैसल आई चंदगढ़ और दो ही जगह है कराची में जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो मैं ऐसे इमेजिन करता था कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, ऐसे यूं करते हुए जा रहा होता था। तो एक दिन जा रहा था तो मैं यूं कर रहा था, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार मैं मास्क पहन के भी तो वीडियोस बना सकता हूँ, अगर मेरे पास सुपर पावर्स नहीं है तो मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरे भी घर में जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं इस तरह के मास्क वाली जिसमें स्पाइडरमैन बने होते हैं और वही सारी वो हरकतें हो रही होती हैं, तो आई थिंक बचपन का ही एक वो था जो बड़ों के निकला है। कॉमिक्स का शौक था आपको? यानी बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है सिर्फ मूवीज के आने के बाद ही जो है वो आपको लगा? मूवीज से आप इंस्पायर हुए, वेरी गुड। आप कोई मेरी जेन को पता है आपकी? कोई है मेरी जेन या आप सिर्फ अभी तक फ्रेंडली नेबरहुड में चल रहे हैं? मैं मैरिड हूं, वही मेरी जेन। अच्छा वही है, चलें ये अच्छी बात है, वरना मैं यही कहने वाला था, देखो भाई डायन भी साथ घर छोड़ देती है। वरना जब बंदा मशहूर हो जाए ना तो फिर वो तितलियां भी बहुत सारी इर्द गिर्द मंडलाने लगती हैं। ये भाभी की तरफ से ही तो नहीं आया मुंह छुपा के रखना, वरना देखो क्या करती है। नहीं वही मेरे ही अपना अंदर के था ये हमेशा से। अच्छा वैसे कैसा फील हो रहा है अब जब कभी आप मास्क लगा के इस तरह बाहर निकल जाएं, मिलते हैं आपको आपके चाहने वाले? मैं एक्चुअली बाहर निकला था एक दफ़ा और लोग मुझे समझ रहे थे कि मैं मोबाइल छीनने वाला हूँ या कुछ हूँ। वेरी गुड। तो कराची में सबसे पहले समझते तो पहले लोग डर रहे थे मुझसे कि ये हुआ क्या है, फिर जब उन्होंने कैमरा दिखा समझ में आया कि अच्छा यार ये कुछ शूटिंग वूटिंग हो रही है। नहीं बनता भी है ये, क्योंकि कराची का माहौल ऐसा है कि इस माहौल में यही होता है। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी जिसमें ATM मशीन पे एक वीडियो बनाई थी मैंने,
तो मैंने घर में बना ली थी। लोग बोल रहे हैं आप ड्राइंग रूम में बना ली एटीएम मशीन, आप जब बाहर निकलते एटीएम दिखाते हैं। मैंने कहा एटीएम में ये पहन के जाता मैं तो पता क्या ही होता। नहीं वो तो गार्ड को ही पता चल जाता है कि ये तो कोई कार्रवाई होने वाली है, वो गड़बड़ कर देता। अच्छा ये जो आइडियाज हैं आपके, ये बड़े रोजमर्रा की जिंदगी के, जैसे एक वो आंटी वाला था जो दरवाजे पे खड़े होकर 1 घंटे की गुफ्तगू होती है ना, वो क्या अच्छा मैं चलती हूँ अल्लाह हाफिज, फिर अच्छा सुनो तुम्हें पता है ये हुआ था, अच्छा मैं चलती हूँ अल्लाह हाफिज, अच्छा सुनो तो सही ये हुआ था, अच्छा मैं चलती हूँ अल्लाह हाफिज। चीजें होती है, ये 1 घंटे का अल्लाह हाफिज जो होता है ना, ये भाई ये इस पेन से गुजरे कबार जो है ना, ये वापस जाके बैठ भी जाती है। हाँ, ये तो वो 1 घंटा कभी 5 घंटे भी हो जाते हैं। तो ये वो चीज होती है जो हम लोग भुगत रहे होते हैं। अच्छा फिर बाकी इंतजार कर रहे होते हैं जो उतर चुके होते हैं या निकल चुके होते हैं, फिर उन्हें कहते हैं वो उसने तो मुझे बिठा लिया था, मैं क्या करती। ऐसा ही उस वीडियो के अंदर ये खड़े हुए थे कि अम्मी आ जाए रिक्शा, अम्मी आ जाए रिक्शा, अम्मी आ जाए रिक्शा, चले अम्मी, यही हो रहा था। तो ये किस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन, मतलब अभी आप बैठे बैठे मैं देख रहा था कि आप स्टूडियो से भी जो है वो एक वीडियो का आइडिया लेके जाने वाले। नहीं एक्चुअली आपने बोला था न्यूज़ रूम पे बनाऊंगा, तो न्यूज़ रूम पे ऑलरेडी बना चुका हूँ थोड़े दिनों पहले मैं। अच्छा हाँ, तो वो यही है कि अच्छा मैं कंटेंट वैसे इससे पहले से भी काफ़ी बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें एक्टिंग नहीं करता था, मैं सिर्फ डायरेक्ट करता था, लिखता था, मैं अपने दोस्तों से एक्टिंग करवाता था। ये तो क्लियर हो गया कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे थे, ये वाला ज्यादा अच्छा है। नहीं एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो बहुत बुरा ऐसा था, वो ऐसा था आप देख भी नहीं तो आप इस्तगफार पढ़ के उसको आप ऊपर कर देंगे। 2 दफा इस्तगफार पढ़ना पड़ेगा, फिर आप थू करेंगे ऐसे करके। नहीं इतना बुरा था वो वाकई में। तो लेकिन ये प्रोसेस है कि ये कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपने कहीं भी कुछ आर्ट अपना निकालना तो पहले आपने बुरा काम करना पड़ेगा, बुरा होके अच्छा हो। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने मास्क पहना हुआ है इसमें सुराख में हमें हमने खुद किए हैं ना, उनके वो टेढ़े मेढ़े से पता लग रहा है कि वो आपने खुद सुराख किए हैं। आइडिया था कि ये मास्क इतना हिट हो जाएगा, इतने पॉपुलर हो जाएंगे, लोग इतना पसंद करेंगे? ये अच्छा मुझे मास्क जब मैं खरीदा ज़ैनब मार्केट से मैं खरीदा था ये मास्क। अच्छा तो उस वक्त मुझे आइडिया था कि ये कुछ ना कुछ तो होगा इसका, क्योंकि जब एक चीज़ अब आएगी ना तो उनकी शक्लें तो बहुत आ रही हैं, तो बिना शक्ल का कोई आदमी आ जाएगा तो कुछ तो होगा, तो कुछ ना कुछ हो ही गया एक्चुअली। मतलब कोई ये जो गिमिक आपने किया था ये चल पड़ा। अच्छा इससे एक बात तो साबित हो गई है कि आप फेम ईटर नहीं है बिल्कुल भी, आपको फेम नहीं पसंद, वरना जो यहाँ तो हर बंदा मशहूर होना चाहता है, कहता है मैं सड़क पे रुकूं, गाड़ी से उतरूं और 50,000 लोग जो है वो जमा हो जाए सेल्फीज के लिए। अच्छा मतलब ये भी होता है ना कि मतलब जैसे कि मैं कभी इंसान की हर वक्त शेव नहीं बनी हुई होती, हर वक्त बालों में कंघा नहीं हुआ था, हर वक्त अच्छी चप्पल नहीं पहना हुआ था। तो ये आप कभी बाहर चले फटाफट पहने और जनाब बना लिया वीडियो। चिल मतलब अभी वो लेके जा रहे थे मुझे कंघा करने के लिए, मैं बोला नहीं मैं ऐसे ही आऊंगा, तो मसले वाली बात नहीं है, कोई अगर आपकी शेव नहीं बनी है, बाल नहीं तो मसला नहीं होगा। थैंक यू, आपने हमारा मेकअप भी सेव किया, ये तो अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि ये हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वो ये सोच कर रुक जाते हैं कि यार बहुत टाइम लगेगा, अभी पता नहीं कब सब्सक्राइबर्स होंगे, कब डॉलर्स आने लगेंगे, तो ऊपर से कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली वीडियो डालूंगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको इस तरह के ख्यालात आए थे या फिर आपने कहा कि नहीं भाई लगे रहना है, कुछ ना कुछ तो आगे चल के हो ही जाएगा? ये जो वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा जो एक वो है ना लूप होल, वो यही है कि इंसान सुस्त हो जाता है। जुनैद अकरम है ना, वो ये बोलते हैं कि मैं जब कंटेंट क्रिएटर बनाता रहा तो मैं जूते पहन के ना दोस्त के ऑफिस जाके बैठ जाता कि मुझे फीलिंग आया कि यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि घर में बैठ के सुस्ती होती है, ये नेचुरल है, सबके साथ होती है। लेकिन जब आपके पास पैसे आने लगते हैं ना तब आपको मोटिवेशन होती है सुबह उठने की, लेकिन पैसे आने तक जो है ना आपने बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अभी आप जैसे कह रही थी कि घर बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, तो एक वक्त में मॉर्निंग शो होस्ट को जो ना हमारी अम्मियाँ जो बोलती थी यार मॉर्निंग शो होस्ट के मज़े हैं, सुबह आते हैं और 2 घंटे शो ही घर चले जाते हैं। आपके बारे में मैं बताता था उनको कि मम्मा ऐसा नहीं होता, अभी मुझे बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले मम्मा ऐसा नहीं होता, पूरा दिन मीटिंग्स होती है, कंटेंट क्या बोलना है वो लोग ऐसे नहीं बोल रहे होते। तो इस तरह से सेम गोस फॉर यूट्यूब, ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत एक मुश्किल काम है। नहीं पूरा कंटेंट भाई, ये देखें आप, ये सारी चीजें तैयार हैं, आधा किलो प्याज, 1 किलो आलू, अच्छा ये सॉरी दूसरी लिस्ट आलू हाँ सॉरी दूसरी लिस्ट आ गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो इश्यूज को हाईलाइट करती हैं वो किस तरह के इश्यूज, सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं या फिर आप सोशल इशू को रिसेंटली मैंने हाईलाइट करना शुरू किया है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों की जो दुखती रग है उस पर अगर आप हाथ रख के अगर कॉमेडी करें तो लोग बड़े खुश होते हैं। जैसे बिजली का बिल जो है ज़्यादा आ गया, इस पे हो गया, उस पर तो गाने भी बन गए हैं, पेट्रोल, स्कूल की फीस आजकल बढ़ रही है उस पर, तो उसमें जब कॉमेडी जाती है तो एक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ अरसे पहले कराची की पूरी लाइट चली गई थी, तो एक रात में कोई 5000 मीम्स बन गए थे, तो ना इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि अच्छा यार सभी गुजर रहे हैं और कॉमेडी हो रही है। इंसान इस बात पे ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है बिलखुसूस हमारे शहर में, हमारे माशरे में, कि यार सिर्फ मैं नहीं रुल रहा, सब रुल रहे हैं, सब रुल रहे हैं। जैसे तसल्ली हो जाती है। स्कूल में सजा मिलती थी ना जब बाहर भेजती थी क्लास में, दोस्त कोई साथ होता ना तफरीह जाती थी, एक्साइटमेंट होती है यार दोस्त भी जा रहा है चलो बाहर चलते हैं क्लास से तफरीह करेंगे। अकेले होते ना तो अकेले खड़े खड़े यूँ बोर हो जाते थे। अच्छा आपकी इंस्पिरेशन ये कि मैं वीडियोस बनाऊंगा और ये इस तरह की बनाऊंगा, क्योंकि ये जो आप वीडियोस बनाते हैं ये ज़्यादातर घरेलू माहौल की हैं या फिर जो है ये आपके दोस्तों के साथ संगत वाली हैं
ये क्या मतलब, आप इतने घरेलू वाकई हैं या सिर्फ वीडियोस के लिए बनते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा। इंट्रोवर्ट होने का फायदा ये होता है इंसान ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, बोलता कम है। ये तो है। तो जब कभी आप ढाबे में बैठे हो, दोस्तों के साथ कहीं रिश्तेदारों में बैठे हो, ड्राइंग रूम में सब बातें कर रहे हो, तो आपका दिमाग कहीं और होता है। तो वो चीज़ जो होती है ना, इंट्रोवर्ट का फ़ायदा होता है कि वो ऑब्जर्वेशंस की बहुत अच्छी होती है। तो ये इंट्रोवर्ट होने का फ़ायदा मुझे हुआ है कि मैं जो ना चीज़ें निकाल के मज़े की बात ये है कि आप उन चंद इंट्रोवर्ट्स में से हैं जिन्हें ये पता है कि उनका दिमाग कहाँ है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कहाँ गया हुआ है, वो वापस ही नहीं ला पा रहे, आउट हो जाता है, वो इतने सुन हो गए। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में बताइएगा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, पढ़ाई भी चल रही है या बस यही काम कर रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और मैंने सब नहीं पढ़ा, सब तो कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने BBA किया मार्केटिंग में बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से, और उसके बाद MBA किया मार्केटिंग में। ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन करी, जो कि कोविड के बाद मैंने छोड़ दिया वो काम, कोविड में इवेंट्स बंद हो गए थे। उसके बाद मैं एक ऑर्डिनरी सी जॉब स्टार्ट करी मैंने, और साथ साथ कंटेंट। तो इसको कितना टाइम देते हैं डेली आप अपनी इस कंटेंट क्रिएशन? 50-50 है, क्योंकि पैसे भी कमाने ज़िंदगी में, और जो है वो शौक भी पूरा करना है। लोग भी खुश हो रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये मास्क के साथ आपकी आइडेंटिटी चल रही है, तो ये एक इन्फ्लुएंसर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, एक सर्कल है जिसके अंदर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ये सब होते हैं। इनकी कुछ गैदरिंग्स होती हैं, कुछ सेशंस होते हैं, कुछ सेमिनार्स होते हैं, तो आप वो अटेंड करते हैं या आप बस कहते हैं नहीं यार मैं वहाँ नहीं, मैं बिल्कुल जाता हूँ। सबने सब चेहरा देखा हुआ है, सबको मेरा नाम पता है, सब कुछ वो पता है, बैठता हूँ बिल्कुल। ऐसी बात है, PR बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, चाहे ब्रांड्स आए या कुछ आए, आपने कोलैबोरेशंस करनी है तो बहुत ज़रूरी है, तो उतना बैठना पड़ता है। लेकिन पीपल नो कि यार ये बंदा इसकी आइडेंटिटी सेफ रखती है, सो कहीं इसकी पिक्चर। अच्छा, आवाम की तरफ से एक और सवाल भी जो है वो जनरेट होता है जब आप मास्क में होते हैं या कोई भी होता है ना, तो यही पूछना चाहते हैं क्या आप मावा ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से दांत नहीं दिखाना चाह रहे? तो ये ऐसे मामले पे तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। हाँ, इसी वजह से मैं कनेक्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें तो आपने बहुत खाया है जो वीडियोस है। हाँ, तो उसमें तो बहुत ये कर लेते हैं। एक सर्टेन मुंह होता है जो खड़ा करना पड़ता है आपने, उसकी पूरी मैथमेटिक्स है, पता है आपको? आपको पता है ये बात? यार मावा ही खा लेते डायरेक्ट। नहीं, ये मैंने एक्चुअली कन्वर्सेशन देखी है पान के उसके केबिन पे, वो खड़े होकर बता रहे थे कि भाई तेरा गिर जाएगा, तू थोड़ा मुंह और ऊपर कर। ओह यस, इतना डिग्री होना चाहिए, यहाँ से इतना होना चाहिए, पूरी मैथ्स लगा रहे थे उसके अंदर। माशाल्लाह, इतना टैलेंट है कराची में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। कितनी अजीब सी और तशवीशनाक बात है कि चीज़ जो कि इतनी डेंजरस है। एग्जैक्टली, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चलते ही नहीं इसके बगैर। आप किसी बस ड्राइवर को देख लें, किसी शॉपकीपर को देख लें, जब तक उसके मुंह में कुछ नहीं होगा ना, उसका दिन नहीं गुजरेगा। उनका जवाब अगर आप उनसे कहना यार ये क्या कर रहे हो यार, मत खाओ, तो कहे दवाई है रे, दवाई है रे, दवाई। तो ये उनका जवाब। अच्छा, मुझे बताइए क्या मशवरा देंगे आप जितने न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको क्या मशवरा देंगे आप? अच्छा, सबसे पहले तो ये एक चीज़ के कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मारती है। सबसे पहला एक तो ये होता है कि यार आज चैनल बनाया, कल सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, सही है। दूसरा ये कि कंटेंट बुरा है, अगर आपका कंटेंट बुरा है, बुरी वीडियोस बनाना है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। सेम गोज़ फॉर गाड़ी जब तक बुरी नहीं चलाएंगे, अच्छी नहीं चलाएंगे आप। तो सबसे ज़्यादा दो चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं, एक तो ये कि एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, दूसरा ये कि यार वीडियोस बहुत बुरी बन रही हैं, मतलब वो कंटेंट क्रिएटर अच्छी बन रहा है, मेरी उस तरह की नहीं बन पा रही। तो इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू गो। अपने आपको पहले समझाना है, काम करने से अपनी थेरेपी करनी है कि यार मैं बुरी वीडियोस बनाऊंगा या बनाऊंगी, मेरे सब्सक्राइबर अचानक से नहीं आएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। ये थेरेपी अगर आपने कर ली, उस पर आप अगर चले तो आपकी कामयाबी बनाने। और मोनेटाइज जल्दी हो जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, मशवरा क्या देंगे ना इसके लिए यूट्यूबर्स को? वो कहते हैं ना एक टाइमिंग भी होती है कि इस वक्त वीडियो डालो, इस वक्त ना डालो, इस वक्त आपकी ऑडियंस आपको देख रही होगी, और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो फेक नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, फिर वो अनफॉलो नहीं करते। क्या आप बताएंगे? अच्छा, पता है ये होता है कि सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए जो आप जितना टेक्निकल होंगे ना कि अच्छा मैं इस टॉपिक की बात कर लूँ, उतना आपका नुकसान है इस चीज़ में। क्योंकि ऑडियंस, फॉर एग्जांपल कि आज कोई ऐसी बात होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, मेरे सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ेंगे एक दिन के अंदर, लेकिन वो अगले दिन से मेरी वीडियो नहीं देखेंगे। सही, वो कहेंगे कि हमने तो इसलिए उसको सब्सक्राइब किया था। इवेंट बेस्ड नहीं, वो ऑडियंस आपकी लाइक वो जो बंदा सब्सक्राइब का बटन दबा रहा है, वो रोबोट नहीं, वो इंसान है, उसकी फीलिंग्स हैं, तो वो उसको वो कंटेंट नहीं मिलेगा, वो दोबारा से आकर नहीं देखेगा। यही वजह है कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ बहुत कम होते हैं। अच्छा, हम लोग हालांकि एंकर्स हैं फहीम, हम लोग एंकर्स हैं, हम लोग स्क्रीन पे बैठते हैं, मुझे अक्सर बाहर लोग मिलते हैं, पूछते हैं ज़रा बता दीजिए हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, कैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, या आप प्रमोट कर सकती हैं हमारे चैनल को? लोग इतने इसको लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जनाब अभी बनाया है, अभी चल जाए, $1 आना शुरू हो जाए। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल भी एक बेकार सी बात है बिल्कुल। और ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं पैसा देख के आ रहे हैं, पैसा देख कर आ रहे हैं, यूट्यूबर्स की गाड़ियाँ देख कर थोड़ा सा। हाँ, वो क्योंकि जितने भी यूट्यूबर उनका पैसा आता है वो फौरन बड़ी वाली गाड़ी खरीद लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं किसी को, यार मेरा कज़न है, वो लंदन में उसकी जॉब है, वो इतने पैसे कमा रहा है यार, पाकिस्तानी 10 लाख रुपए कमा रहा है, इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बन जाऊँ क्या?
जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे पैसे के लिए अगर आ रहे हो तो किसी फील्ड में तो चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, वो बेकार चीज़ है। पैसे के लिए तो नहीं आप पैसे के लिए नहीं आए इस तरफ? नहीं, पैसे के लिए शौक से आया हूँ। मैंने बताया कि मैं पहले वीडियोस बनाता था, मुझे डायरेक्ट करने का शौक अब शौक पैदा हुआ है कि पैसे नहीं आने चाहिए? एग्जैक्टली। मैं लाइक मुझे याद है कि 2007 की बात है, मैं छोटा सा था और मैं स्कूल जा रहा था सुबह, और मैंने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की मम्मा नाश्ता बना रही थी और मैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के बिहाइंड द सीन देखे थे मैंने। उस दिन मुझे ये कीड़ा आया था कि जो है मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। 2007 से, मैं छोटा था बहुत, स्कूल में पढ़ता था, तो ये मेरा पैशन था जो मुझे इस यहाँ पे इधर लेके आया। इसका क्रेडिट भी जो है जैक स्पैरो को जाता है, कैप्टन जैक स्पैरो को जाता है इसका क्रेडिट। अच्छा जनाब, हमारे साथ ही इस वक्त मिस्टर वाई मौजूद है। वाई मैन मैं नहीं कह रही, मिस्टर वाई कह रही हूँ। तो जहाँ जनाब आगे बढ़ के कुछ बात हम सरकारी स्कूलों की भी कर लेते हैं, तो हालत ज़ाहिर इंतहाई ख़राब है। वहाँ के टीचर्स अक्सर स्कैंडल्स की जद पर रहते हैं। ये भी बहुत कॉमन है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्तियाँ मेरिट पर नहीं होती, बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों हाथों से सैल्यूट करने को जी चाहता है। जी हाँ, मैं फारूक अबड़ो साहब की बात कर रही हूँ। एक ऐसे टीचर हैं जिनके पढ़ाने का मुनफरिद अंदाज है, और मैंने जब देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने ये सोचा कि अल्लाह करे कि इनको बाकी टीचर्स भी फॉलो करें, ताकि बच्चों का दिल चाहेगा स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, वरना बच्चे अपना बैग छुपा देते हैं, किसी तरह छुट्टी हो जाए। तो उनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे। फारूक अबड़ो साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपकी ये रिपोर्ट हमने भी देखी, सबने देखी, और बड़ी ही ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। आपका बच्चों से शफकत, प्यार और दर्स तदरीस में मेहनत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आप कब से इस सरकारी स्कूल में तालीम दे रहे हैं, और इस स्कूल से पहले क्या काम करते थे सर? जी बहुत शुक्रिया, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर योर कवरेज। देखिए, स्कूल से पहले मतलब मेरी जो सर्विस है इसको हुआ है 1.5 साल। 2022 के दौरान रिक्रूटमेंट हुई IBA के थ्रू, और मैं फर्स्ट फेज़ में, अल्लाह का शुक्र है जो है हो गया मैं, और मैंने अपनी सर्विसेज सर अंजाम देना शुरू की 2022 से। और इससे पहले मुझे ऑलरेडी मतलब तजर्बा था। मैं मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में जो था वो पढ़ाता रहता था, और वहाँ पर भी मेरी एक्टिविटीज़ यही होती थी। बट जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे वहाँ पर जो मोबाइल होती है मोस्टली वो रिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने देते। तो वहाँ पर जो हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो मोस्टली शो ऑफ नहीं होती थी। और यहाँ पर मोबाइल यूज़ करने का तरीका और टिकटॉक बनाने का, और ये टिकटॉक तो हमने इसको नाम दिया है, मैं दरअसल अपनी स्टडी की जो है वीडियो बनाता था, और वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर देने का जो मकसद मेरा था वो ये था कि देखिए, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है यहाँ पर कि यहाँ के जो देहाती लोग हैं इनके पास मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ होना हो मोबाइल ज़रूर होती है। तो टिकटॉक भी यहाँ पर बहुत दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये दीगर जो है ना बाकी ये कम इस्तेमाल होती हैं, और जो टिकटॉक है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यही वजह थी कि एक बंदे को, जब बच्चे को भी मोबाइल देखता था आदमी, मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी स्टडी के वीडियोस जो है टिकटॉक पे डालूं। और टिकटॉक के ऊपर वो इतनी वायरल हो रही थी क्योंकि वो डेफिनेटली वो उनको मतलब फ़ायदा मिल रहा था। और जो टीचिंग मेरी क्लास में महदूद थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू वो वर्ल्ड लेवल पे जा रही है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह 17 मुल्क से मुझे कॉल्स आ चुकी हैं इस वक्त, जो है लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पर इस तरह का काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम KSA, फ्रॉम। अच्छा फारूक साहब, कि काबिल उस्ताद के यही गुर होते हैं कि वो खुद बच्चों के सामने आसान अंदाज में तालीम का जेवर दे। स्कूल इंतजामिया और अहले इलाका का रिस्पॉन्स कैसा आपको मिल रहा है? आपके आने के बाद स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है? जी एक्चुअली आई बिलीव व्हेन यू टीच गुड एक्चुअली यू लर्न गुड। मेरा ये अकीदा है कि जब आप अच्छा पढ़ाते हैं इसका मतलब आप अच्छा सीखते हैं। और वैसे भी मेरी ये खासियत रही है कि मैं पढ़ाने से पहले रात के वक्त जो है स्टडी करता हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आप लोगों को मतलब बताया हुआ है कि मैं MPhil का स्टूडेंट था, बट कुछ मजबूरियों की वजह से मैंने MPhil थोड़ी बहुत छोड़ दी, पर मेरे पास उसका जो सारा कोर्स है वो पढ़ा है। तो मैं स्टडी करता हूँ, रिसर्च वर्क करता हूँ बच्चों के ऊपर कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए। तो मेरे जो मेथड्स हैं वो बहुत ईजी हैं, और जो भी मेरा काम होता है, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, वो इस्लामियात का सब्जेक्ट हो, या वो मैथमेटिक्स हो या जनरल नॉलेज को, जो भी मतलब सब्जेक्ट होता है, मैं बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। और प्रैक्टिकल क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है इंसान का, उनके अंदर जो 3 मतलब पावर्स होते हैं, एक होता है रिमेंबरिंग पावर, एक होता है रिमाइंडिंग पावर, तो तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग पावर। अगर आप कोई चीज़ याद करते हैं तो वो किसी मुद्दत तक होती है, और याद करने के बाद वो हम भूल जाते हैं, तो कभी याद भी नहीं आती। अच्छा अबड़ो साहब, पेशा उस्ताद हैं, क्या उस्ताद बनने का शौक था या फिर हालात के हाथों ये पेशा जो है वो आपने ज्वाइन किया है?
जी बचपन से जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ के जो मेरे कुछ उस्ताद सा थे वो मुझे कहते थे फारूक आओ यहाँ पर बोर्ड पर लिखो। तो मेरी राइटिंग हैंड जो ड्राफ्टिंग थी वो मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं वहाँ पर लिखता था। हालांकि मैं वहाँ पर स्टूडेंट था, मैं आई थिंक आई वाज इन क्लास 9th एंड मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर का जब स्टूडेंट था, तो बोर्ड पर मैं वहाँ पर बच्चों को फेयर करवाता था। तो उस दिन से मुझे मतलब ये फील हो रहा था कि आई कैन बी अ गुड टीचर। तो बचपन से मतलब मैंने अपनी तालीम भी पूरी नहीं की थी। जब मैंने इंटर जस्ट क्लियर की थी तो इंटर के फौरी बाद मैंने टीचिंग करना शुरू की थी प्राइवेट स्कूल्स में। तो वहाँ से मुझे तजुर्बा था और यहाँ से एक स्पिरिट मुझे मिलता था और ये मेरी इंस्पिरेशन थी टीचिंग के, मैंने इंशाल्लाह एक अच्छा टीचर बनना है। तो मैं पैशन की तौर पर एक पैशन दूसरा प्रोफेशन, ये तब जो दोनों मिलते हैं तो बाकी इंस्पायरेशन बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है पैशन से काम करता हूँ और मैं चाहता था कि मैं एक टीचर बनूँ। और सबसे बड़ी अच्छी बात है अबरोज़ साहब का ये अंदाज़े तालीम पढ़ाने का जो अंदाज़ है ये बड़ा ज़बरदस्त है और दूसरे टीचर्स इसको फॉलो करें और यकीनी तौर पर कर भी रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिल्कुल जी, ये बम बम बोले मस्ती में डोले जो है ये चल रहे हैं। वाई मैन हमारे साथ ही रहेंगे। सर थोड़ी देर के लिए और रुकिएगा आप, हम वक्फे पे जा रहे हैं क्योंकि वक्फा ज़रूरी है, आपको तो पता ही है। तो ब्रेक पे जाएंगे और इंशाल्लाह ब्रेक से वापसी होगी, वाई मैन के साथ और गप्पे लगाएंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। नहीं, मैंने कहा मैं हकीम साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमें और किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है। तो जब ये इतना मसला कराची में चल रहा है तो मैंने कहा जरा इनसे भी पूछते थे इनकी राय क्या है। ये जो काले चश्मे लगा के लोग आजकल सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हकीम साहब लगाएं या ना लगाएं, जरूरत है इसकी? और ये यकीन कीजिए हमने सिर्फ आशुब चश्म के लिए चश्मा पहना, बाकी जितने भी मसाइल हैं उसमें हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल सही है। देखें आशुब चश्म के लिए चश्मा इसलिए पहनते हैं कि आपको वो आपकी आंखों में जो जलन हो रही है उस पर काबू हो सके। ये नहीं है कि आपने चश्मा पहना है तो दूसरे को नहीं लग सकती है, ये दूसरे को लग सकती है क्योंकि ये सांस लेने से भी ये लगती है, क्योंकि ये हर साल होती है वैसे, लेकिन ये है कि उसकी शिद्दत नहीं पता चलती है आप लोगों को और कभी कभी इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा आती है तो पूरे शहर को मुतासिर कर देती है। ये 90s में एक दफ़ा इसी तरह शिद्दत का आया था। तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो है अर्के गुलाबी डाल रहा है, अर्के गुलाबी डाल रहा है। देखें अर्के गुलाब डालें आप, लेकिन प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा भी साथ में इसलिए कीजिए कि जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत का हो जाता है तो ये आपकी आंखों को डैमेज भी कर सकता है। अच्छा, हमारे पास एक आई स्पेशलिस्ट आई थी, उन्होंने बताया कि आप इसमें अर्के गुलाब नहीं डालें, आप जो है वो एक आर्टिफिशियल टेयर ड्रॉप्स आते हैं, टेयर ड्रॉप्स के नाम से ही वो डाले जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये आंखें खुश्क हो जाती हैं और अर्के गुलाब से भी आंखें खुश्की होती हैं और खुश्की को हटाने के लिए आर्टिफिशियल टेयर ड्रॉप यूज़ होता है। देखिए अपने अपने तरीक़ाकार हैं। हाँ, मैंने अभी स्टार्ट में एक लफ्ज़ यूज़ किया कि आप इसको मद्देनज़र ज़रूर देखें। आप अर्के गुलाब डालते हैं, डाल सकते हैं क्योंकि आंखों को साफ़ करती है वो, और उसका और कोई काम नहीं होता। वो आपके आशूब चश्म को ठीक नहीं करती है, लेकिन हाँ ठंडे पानी के छींटे ज़रूर लगवाइए और साथ में अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो सके। ये होती है 2-3 दिन के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात ये 2 हफ्ते भी ले लेती है। एग्जैक्टली सर, ये हमारे साथ एक मिनट सर, ये वायमैन बैठे हुए हैं सर, ये इनकी तो बेचारे की सिर्फ दिखती आंखें। हाँ, वो भी लाल हो गई तो क्या होगा? है वो भी लाल, वही आ गई, वो भी लाल हो गई तो पूरा मुंह लाल किया। फिर हम कहेंगे लाल है भाई, लाल है, पूरी गड्डी लाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आंखें लाल हो गई ना तो आप देखें बाकी सारा चेहरा भी लाल है इनका। ये सारा कवर किया हुआ मास्क लाल। इनकी वजह शोहरत है माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में इन्होंने अपने इस लाल चेहरे की वजह से बड़ी मकबूलियत हासिल की है। खैर इसका कुछ और ट्रीटमेंट नहीं होता सर? अच्छा, मैं असल में ये बताना चाह रही थी हकीम साहब, अगर आप मुत्तफिक हो मेरी बात से, आपको पूरा मौका मिलेगा बात करने का। देखिए नहीं, आप परेशान नहीं हो। नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे डॉक्टर से बात कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि चल रही है काफ़ी ज़्यादा, वो ये कह रहे हैं कि अर्के गुलाब डालने से काला पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें इसके लिए इसमें ये है कि बार बार अर्के गुलाब जो है उसमें अगर आप जैसे एक दाल के दाने के बराबर जैसे बाजरा होती है उतना सा आप लाल रंग की फटकड़ी डाल लें। आप लाल रंग की एक वाइट फटकड़ी होती है वो मत डालिएगा, लाल वाली डालिएगा और फिर उसे हिला के रख लें। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम को डालें। लेकिन याद रखिए आजकल जो शिद्दत की इस वक्त आई हुई है ये प्रॉब्लम, तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा यही है कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए। आपको अगर 3 दिन में ठीक हो जाएं या 2 हफ्ते में ठीक हो जाएं, लेकिन खैरियत से ठीक होंगे। अच्छा, लोग आजकल इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी हेल्थ पे कि वो डॉक्टर के पास जाने की ज़हमत नहीं करेंगे। वो लोकल किसी फार्मेसी के वाले के पास जाके बोलेंगे यार कुछ आंखों में डालने के लिए दे दो। वो नाकिसुल अक्ल जो ज़्यादा बिक रहा होगा ना, पता नहीं किसी को क्या मसला है, वो कहेगा भाई ये डाल लो।
अच्छा, ये हम वायमन से भी ये पूछना चाहेंगे कि आपने इसके ऊपर कोई कंटेंट तैयार किया, क्योंकि आज कराची में बहुत चीज चल रही है। मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, आप लोग यहाँ पे भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सुन रहे, तो हमें सुननी पड़ेगी। मेरी बात ही रही थी। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरीके से मैंने कहा कि अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए, क्योंकि इसका इन्फेक्शन, आप जाते हैं ना मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाके खड़े होकर कहते हैं यार फलां ड्रॉप्स दे दें या फलां आर के गुलाब दे दें या फलां चीज़ दे दें आप, तो ये आप मत किया करें। हर एक इंसान की आंख का अलग मसला होता है। दूसरा, बास डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी आंखों पे वैसे ही इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्लोकोमा होना, जिस तरीके से आपने काला पानी का ये, और फिर उसके बाद ये जो पुतली होती है आपकी आंखों की, इसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से सब कुछ इस्तेमाल करें, खुद से डॉक्टर ना बने और पड़ोसियों को डॉक्टर ना बनाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं वायमन आपको पहले बता दूं सर कि हकीम साहब जो है ना, वो हमारे शो की फैमिली का ही हिस्सा है, इसीलिए इनसे थोड़ी बहुत जो है वो हंसी मजाक चलती रहती है। बाकी जो है वो सारे के सारे जितने भी हमारे ज़्यादा चल रहा है, आंखें आई हुई हैं, तो कोई कंटेंट आ रहा है या आया? मुझे दोस्त ने मेरे ऑफिस में पूछा था मुझसे, तुम्हारी आंखें आई थी क्या? मैं बोला यार आ रही थी, बात नहीं हुई, फिर उनसे फ़ोन नहीं उठा रही है वो। तो मैं जोक मारा था, कोई हंसा नहीं इस बात पे, तो मैं मुझे कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, ठंडा जोक था। हाँ, तो मतलब कंटेंट इंप्रूव किया जा सकता है ना। वैसे ये जुमला हकीम साहब क्या है, आंखें आ गई हैं, देखें वो कहाँ से आती है? इसमें डिनाइल भी है, आ गई हैं। नहीं, वो यही बात हुई ना कि जैसे औरंगी टोन से चली और कोरंगी पे आके खत्म हुई, यही। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि आंखें आई हैं, बोले भाई आंखों की प्रॉब्लम आई हुई है। आंखें आई, आंखें तो है ही। किसने इजाद किया था आंखें आ गई हैं? आ गई हैं नाम भी होगा एक्चुअली, आशुब चश्म। आशुब चश्म उर्दू में आशुब चश्म, अंग्रेजी का बड़ा मुश्किल लफ्ज है वो। आई इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन के अलावा एक और भी वर्ड है जिसके लिए बोला जाता है, मुझे वो नहीं इंग्लिश। पिंक आई, आशुब चश्म आपके लिए बना, पिंक आई। जी, पिंक आई बोल, इंग्लिश में कहते हैं। मैं इंग्लिश पे जवाब दूं, मैं उर्दू ना, देखा ना हकीम साहब, ये बहुत सारी चीजें आई हुई है। नहीं, मैं आपसे तर्जुमा करता हूं। देखें ये क्या है सर? देखें, एक आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन रहे होते हैं और देखने वाले कहते हैं शायद दुखी आत्मा है। बड़ी डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, बाजू के धब्बे भी बन रहे होते हैं साथ में। उसको दूर करने के लिए बहुत ही इजी एक चीज़ है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, और ये है ज़रिश शीरी, ये इसको सुमलू का फल भी कहा जाता है और इसे किरण भी कहा जाता है, केक वगैरह में भी डलता है। ये एक चाय वाली। अच्छा, अभी हमें आई थिंक सो किसी कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद से कॉलर है। नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं अच्छा। है। ये 10 दाने किशमिश के, 10 दाने, एक चम्मच में तकरीबन 10 दाने। 10 दाने, ठीक है। और इस तरह एक गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक करें और ये पूरा पी जाएं। इसका किशमिश और ज़रिश भी खा लें। तो ये आपने 1 महीना करना है और देखिएगा आपके डार्क सर्कल्स भी खत्म होंगे। अगर आपको खून की कमी की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर होगी, जनरल वीकनेस भी दूर हो जाएगी। जबरदस्त, 3 काम होंगे, चबा के जो है वो आपने खा जाना। बिल्कुल। और इससे ये है कि खून की कमी भी पूरी होती है, कमजोरी भी दूर होती है, एक्टिव भी हो जाएंगे आप। बेहतरीन। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन में कमर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के दवाएँ मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाती हैं। तो आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है जो ख़वातीन को, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। ये टीन एज में भी होता है, शादी से पहले भी होता है, शादी के बाद भी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये बहमन सुर्ख। बहमन सुर्ख, ये इसका पाउडर है, ये आप लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा बिल्कुल सही। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे सिंघाड़ा, जी हाँ, 50 ग्राम। और ये है जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी, जी हाँ, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। जी, उसकी जड़ होती है। जबरदस्त। इनको मिला लें आप, इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें आप। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। आमतौर पे जैसे अगर वो ये फीका नहीं खा सकते हैं तो इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से इस्तेमाल करें। सिर्फ 1 महीना यूज करें, मुंह में डाल के ऊपर दूध या पानी पिए। 1 महीना यूज कीजिए, 5 दिनों में ये दर्द खत्म हो जाएगा और 1 महीने में कमर बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। दोबारा आपको जो आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है, नाफ के नीचे नलों में दर्द होता है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे आम तौर पे मैंने ये देखा कि जिन खवातीन को शादी के बाद कमर का दर्द रहता है उनको शायद ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो कमर में इंजेक्शंस लगते हैं, एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगता है, वो एक अलग चीज़ है। ये एक मैंने कहा ना, एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अक्सर खवातीन में ये शिकायत। अच्छा, वैसे हकीम साहब, ये मिथ है या वाकई हकीकत है इसमें कि जी सर्दियाँ जब आती हैं तो कमर का दर्द निकल आता है जिनको एपिड्यूरल लगा होता है? बिल्कुल ऐसी है। एपिड्यूरल का अगर इंजेक्शन थोड़ा सा आपके पॉइंट से हटकर लग जाए तो वो दर्द 10-12 साल तक भी नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है, एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगा और उसका दर्द नहीं जा रहा, तो आपने एक बीज मिलेंगे आपको, तुख्म उटंगन।
तुख्म उटंगन 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम। नाम बड़े इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाली सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप 1 महीना यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ताला जो दर्द जो आपका 10 साल से नहीं जा रहा था, इससे ख़त्म हो जाएगा। अगली वीडियो आई हुई होगी, हकीम बने हुए होंगे ये कंफर्म। जिस हिसाब से ये जिस हिसाब से सुन रहे हैं ना कि ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये अगली वीडियो के अंदर ही जाना, बस जड़ी बूटी का नाम किचन से चिल्ला रही होंगी आखिर में तो हम क्या ला रहा हूँ, ये चल रहा होगा, देखिएगा ये आने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएगा हकीम साहब एक चीज़ और, वैसे मिस्टर वाई आपके घर में भी हुआ है ये आई इन्फेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। आसार नजर आ रहा है क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोगों को हुआ है, तो इसका बचे में आप लोग। लेकिन थोड़ा सा फासला रख के आप उनसे बैठिए, क्योंकि ये लगने के इसके चांसेस हैं। और आंखों से जो पानी निकलता है उसके जरिए भी जो है वो ज्यादा फैल जाता है। नहीं, इसका ये हवा में जाता है ना, हवा में जाता तो इसमें ये जब आप सांस लेते हैं उसके जरिए भी चला जाता है ये, तो इससे भी लग जाती है। बाद लोग आंखें लाल होती हैं, उसको यूं देख लो आंखें लाल हैं, तो वो भी लगने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, कुछ डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही अलग बताते हैं, वो कहते हैं जी ये मुमकिन ही नहीं कि आंखों को देखने से लगे, ये तो अगर आपकी आंख में हुआ है, आपने खुजा के कहीं हाथ लगा दिया, वहां किसी और ने लगा दिया, फिर उसने अपनी आंखों पे लगा दिया, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं, इतना वक्त किसी के पास नहीं होता कि यहाँ लगा दिया, वो भी जाके वहीं हाथ लगाएगा, फिर अपनी आंखों पे लगाएगा, ऐसा नहीं होता, लग जाती है। क्योंकि ये अगर आप इसकी मिथ पे जाएं, आप इसके जो प्रैक्टिस पे जाएं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जैसे नज़ला जुकाम लग जाता है दूसरे को, इसी तरीके से आशूब चश्म भी दूसरे को लग जाता है। अच्छा, अब आजकल मार्केट में इस मसले की ना मेडिसिन शॉर्ट हुई हुई है, कोई ड्रॉप्स नहीं मिल रहा है, तो लिहाजा आपकी सच जरूरत है ठंडे पानी से, तो आपने बोला है छींटे लगवाएं आप। और दूसरा ये है कि जो मैंने कहा ना कि अर्के गुलाब ड्रॉपर लें आप, उसमें लाल फटकड़ी, उसको कहिएगा लाल वाली दीजिएगा, वो 1 बाजरे के दाने के बराबर उसमें डाल लें और हिला लें। बस 1 कतरा सुबह, 1-2 कतरे सुबह, 1-2 कतरे शाम डालें और ठंडे पानी के छींटे लगाएं। और ऐसी कोई एफिशिएंसी नहीं करनी कि जल्दी ठीक हो जाए। ये है कि जब अगर बाहर जाएं, वापस आएं, हाथ जरूर धो लिया करें। जबरदस्त जी, बेहतरीन। वाह मैन, क्या बनाने के लिए जा रहे हैं अब आपको कंटेंट तो यहाँ से बहुत सारा मिल गया है। नेक्स्ट वीडियो को बना रखी है जिसे अपलोड करने का इंतजार है? हाँ, इंशाल्लाह सैटरडे को अपलोड कर रहे हैं। कोई टॉपिक तो देख, क्या है? नहीं, वो सरप्राइज होता है। नहीं, हमारे लिए कौन सा सरप्राइज दे देना, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि इस वीडियो में क्या बना रहा हूं एक्चुअली। ट्रैफिक पे, कराची के ट्रैफिक पे। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। कराची के कि नहीं, कराची के। नहीं, ये कराची वाले। अच्छा, मैंने वैसे कराची नहीं सुना आज तक किसी के मुंह से। नहीं, कुछ बोलते हैं, मैंने सुना, मैंने सुना। हाँ, वो जुनेद जो शुरू में वीडियोस बनाता था ना, उसमें बोलता था। अच्छा, ये है वो। अच्छा, और एक चीज़ मैं और बता दूं, फ़हीम हकीम साहब, आप भी इस पर रहनुमाई कीजिएगा लोगों की। कुछ लोग इस चक्कर में कि हम जल्दी ठीक हो जाएं आशूब चश्म से, वो डॉक्टर से पूछे बगैर अपनी मर्जी से 4-4, 5-5 ड्रॉप्स डाल रहे हैं हर थोड़ी देर के बाद। ये जो आपने बना के बताया है, इसके भी डालेंगे, तो लिहाजा कि बता दें कितना डालना है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम डालने, और ये अपनी मर्जी से जाके प्लीज़ आप जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप्स वगैरह ना लीजिए। आंख बहुत नाजुक होती है और बड़ी कीमती होती है आपके लिए। आप फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें। हो सकता है अगर उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पर भी आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए होते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम ज़ाया करें, लेकिन आप ठीक हो जाएँ। बिल्कुल इस तरह ना करें। आप पड़ोसियों के पास डिग्री नहीं होती है, पड़ोसी आपको जितने मशवरे देंगे उनको डिग्री नहीं होती है, तो आप किससे गिला करेंगे? आप दवाई को फिर कसूरवार ठहराते हैं। आप दवाई को खराब हो गई, आप खुद क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये वो वाले पड़ोसी होते हैं, बाइक खराब हो गई, प्लग चेक करो। हाँ, वही बात, वो एक ही मसला है उनके पास। तो ये आंखें वैसे होती भी बड़ी बदतमीज हैं, लड़ जाती हैं, बहुत लड़ जाती हैं। और ये जिनकी लड़ती हैं, जो मारते हैं ना, वो आजकल ये जवाब दे सकते हैं, मेरी आंखें आई हुई हैं, इसलिए बच गई थी, नहीं पता चला। अगले की तो सिर्फ आंखें हैं भाई, क्या कर सकते हैं? उनकी तो आंखें लड़े भिड़े पिटे कुटे। नहीं, मखसूस जगह पे जाके चश्मा उतार लेते हैं, फिर ऐसे कर रहे हो तो फिर वापस ऐसे कर लेते। ये है ये तरीका बता रहे हैं आप। ये बेहतरीन हकीम साहब ने देखें इसका भी तरीका आपको बता दिया है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी वायमन, आपको बहुत बहुत सर पहले तो मुबारक और थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा कंटेंट जो है हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं और बड़ा घरेलू और फैमिली ओरिएंटेड है, क्योंकि आजकल जो है वल्गर कंटेंट जो है बड़ा फैलता है, बड़ी तेजी से फैलता है, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो बड़ा ही कम देखने में आता है और बड़े क्वालिटी का। सो थैंक यू सो मच, और हमें इंतजार रहेगा इंशाल्लाह आपकी अगली वीडियो का भी, वो भी जरूर देखेंगे। और मेरे ख्याल में जो है वो हकीम साहब आपका ये जो है वो टोटका पूरा का पूरा हो गया। मैं चाहूँगा कि बड़ी जल्दी से जो है वो ये जो 2 जड़ी बूटियां हैं ना, इनके नाम बता दें आप। ये बड़ी अलग सी नजर, ये सिंघाड़ा था, ये मिस्री थी, ये दोनों क्या थे? ये इलायची की जड़ी बूटी के लिए जो था, ये जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी हो गया, और ये बहमन सुर्ख, बस ठीक हो गया। सिंघाड़ा मिस्री इनको मिक्स करके जनाब आपने ये फक्की बना के खा लेना है, और कमर दर्द
ऐसे गायब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका भी, मिस्टर वाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और फहीम आप तो साथ ही होते हैं, आपके शुक्रिया की जरूरत नहीं है। फहीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं मैं कैश ले आऊंगा, नो प्रॉब्लम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मुलाकात। बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।